गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए घटना चक्र टोहो सीरीज वाला प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अब टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत तेज़ी से कीजिए ताकि एक अच्छा स्कोर अचीव हो सके। और बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पढ़िए। मिनिमम 6 से 7 घंटा कम से कम दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम ही टाइम बचा हुआ है। इसीलिए आप थोड़ा स्पीड से अपने आप को बूस्ट कीजिए ताकि एक अच्छा स्कोर आ सके। और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट से ही हमारे रिवीजन बढ़ता है और हमारी लेंथ बढ़ती है कि हम कितने क्वेश्चन और अचीव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर हमको आता है बट ऑप्शंस में गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है ताकि एक्यूरेसी हमारी बने। नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें 1/4 की। एक्यूरेसी बनाने के लिए और अपनी तैयारी को बूस्ट देने के लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट नेसेसरी है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बताइए दोस्तों। आंसर जैन। दोस्तों माउंट आबू में जो राजस्थान, ये दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू में ये मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। ये 5 मंदिर की एक सीरीज है और जो 11th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में बनाए गए थे। कुछ विजयपाल करके कुछ इस तरीके के शासक थे, उन्होंने बनवाए थे। और ये जैन मंदिर है। ये जो जैन, ये ऋषभदेव और ये महावीर स्वामी, इनको ये समर्पित है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने डैश डैश से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो आंसर हमारा होगा सी, इन्होंने संयोगिता से। दूसरे जयचंद, वो राजा जयचंद थे, उनकी ये पुत्री थी संयोगिता, और इनसे इन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते उनके सोमवार से इनको भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद ही जो 1195 में 94 या 95 में वो युद्ध हुआ था, चंदावार का युद्ध जो हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच ही हुआ था। वो इसी मुद्दे को लेकर हुआ था कि ये उनकी बेटी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये तो आपको दोस्तों पता भी होगा। सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों चालुक्य वंश का जो वातापी के जो चालुक्य थे, उनके ये सबसे अच्छे, जिनको कहते हैं बेस्ट नोन, सबसे पॉपुलर राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने सबसे ज़्यादा ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं दोस्तों, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन जो कि हर्षवर्धन जो थे नॉर्थ के एक अच्छे राजा माने जाते थे, मतलब बहुत वेल रेपुटेटेड राजा थे, इसीलिए इन्होंने उसको हराया था। तो इनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस वजह से है। नेक्स्ट पे आते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान दोस्तों एक तरीके का खेल होता था, जो घुड़सवारी पे घोड़े पे बैठ के वो जो बॉल को मारते हैं खोखी टाइप लेके, वो होता है। तो ये आंसर हमारा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी, पोलो या चौगान खेलते हुए। और ये 1206 ईस्वी में ये राजा बने थे दिल्ली के। ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, थोड़ा ये गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम के गुलाम इस तरीके से चले जा रहे थे। क्योंकि सबसे पहले जो राजा थे वो गोरी थे, मोहम्मद गोरी, आपने सुना होगा। मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे ये ऐबक थे। फिर ऐबक के गुलाम कौन बने? इल्तुतमिश बने। इल्तुतमिश आपने सुना होगा, रजिया के फादर। और इल्तुतमिश के गुलाम जो थे बलबन थे। तो ये हर कोई गुलाम था। और फिर कुछ दिनों के बाद जब भी कोई लड़ाई अच्छी से जीते तो इन्हें गुलाम का पद हटा दिया जाता है और फिर नेक्स्ट राजा यही बन जाते। तो इसीलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि ये गुलाम ये खरीदे जाते थे। आपने सुना होगा पहले खरीदे जाते थे गुलाम युद्ध में लड़ने के लिए, तो इसीलिए इनका गुलाम वंश कहा जाता है। 5 क्वेश्चन पे आता है। दीन ए इलाही आरंभ किया था, किसने किया था दोस्तों? अकबर ने 1583 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1803 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था।
मतलब एक अलग टाइप का धर्म था। वैसे इनको इसमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मतलब ये ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ, ज़्यादा लोगों के बीच में फैला भी नहीं। और जो हमारे एक बीरबल साहब है, उन्होंने भी इसको धर्म को ग्रहण किया था। तो चलिए, निम्नलिखित में से ये वो हिंदू धर्म के थे, इसीलिए उन्होंने ये ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी दोस्तों आपने सुना होगा, एक वो जो उदारवादी थे और एक उग्रवादी थे। उदारवादी थे, उदारवादी होते जिनके मतलब ओपिनियन थोड़े शांत स्वभाव के रहते थे, और उग्रवादी होते जो थोड़ा फ्रीडम को, मतलब फाइटिंग को जो ज़्यादा वैल्यू देते थे। 6 क्वेश्चन पे डी, उनके गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों उदारवादी में आते थे, क्योंकि उनके विचार थोड़ा शांत रह के भारत को आज़ादी दिलाने का था। मतलब थोड़ा थोड़ा आंदोलन करके, इस तरीके से नहीं कि तोड़ फोड़ करके, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। और बाल गंगाधर तो आपने बताया उग्रवादी थे। उधम सिंह भी, उधम सिंह दोस्तों, ये उधम सिंह आप जानते होंगे, इन्होंने वो जो पंजाब के गवर्नर थे जनरल लॉ डायर की हत्या कर दी थी, एसिसिनेट कर दिया था उनको 1940 में, लंदन में जाके ही, इंग्लैंड में जाके। ये वही उधम सिंह है, मदन लाल। 7th पे आता है, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये किए गए थे दोस्तों 1809। 8 क्वेश्चन सी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर विल बी सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये नॉर्थ इंडिया के कह सकते हैं कि आप यूपी के अच्छे नेता थे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम। और ये इन्होंने एक वो आंदोलन भी चलाया था लाल कुर्ती करके, लाल कुर्ती करके, या लाल कुर्ती इसीलिए कहा जाता है, तो ये तो लाल ड्रेस पहनते थे मोस्टली। तो इनका एक गिरोह होता है, पूरा का पूरा दल पहनता था, जिस तरीके की यूनिफॉर्म टाइप हो जाता है, इसीलिए इनको लाल कुर्ती कहा जाता था। तो इन्होंने उत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था भारत की आज़ादी के समय, जब चलिए 9 क्वेश्चन पे आता है। 9th पे, निम्नलिखित में से किसने 1935 अधिनियम के बारे में कहा था? ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है। नहीं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 का जो एक्ट आया था दोस्तों, उसमें कई सारी चीज़ें आई थी कि भारत एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था, और जो डायर की था मीन वैध शासन जो था उसको केंद्र में कर दिया था। तो मतलब उसमें चीज़ें तो लगाई गई थी कि हम इंडिया को डोमिनियन देंगे, बट देंगे पता नहीं, अनिश्चित भविष्य में देंगे, पता नहीं कभी फ्यूचर में देंगे। तो इसलिए कहा गया था कि इसमें चीज़ें तो हैं बट उनका एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। गणेश महोत्सव को प्रारंभ किसने किया था? तो ये तो बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में। जो अभी हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं दोस्तों, ये वो ही गणेश महोत्सव है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों, बताइए। 11th क्वेश्चन बी, बंदरपूंछ में। ये उत्तराखंड में दोस्तों, एक मिनट सॉरी, ये उत्तराखंड में निकलती है ये नदी। वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है बंदरपूंछ से। 12 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? आप बताइए। सी, लेह। दोस्तों लेह में बारिश सबसे कम होती है, आपके लिए बता दें। बस वो एक ठंडा एरिया है, इसलिए उसको लगता है कि वहाँ पे तो ठंड इतनी है तो बारिश होती होगी, नहीं, वहाँ पे बारिश ही बहुत कम होती है। उसको डेजर्ट भी कहा जाता है, और इसीलिए वो एक ठंडा, मतलब दोस्तों डेजर्ट सिर्फ वो ही नहीं होता है जहाँ पे रेत बालू मिट्टी इस तरीके टीले पाए जाते हैं, वो डेजर्ट नहीं होता है। डेजर्ट कुछ अलग से क्राइटेरिया होते हैं कि बारिश इससे कम होनी चाहिए, पेड़ पौधे का हमारा जो लेवल है वो इससे कम होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो भी इनको फुलफिल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज डेजर्ट। इसीलिए दोस्तों, तो लेह में जो बारिश बहुत कम होती है, लेह में बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है, तो इस वजह से वहाँ पे वनस्पति भी नहीं है, तो वहाँ पे भी उसका वो भी एक लो फैक्टर बन जाता है। तो इसीलिए ये सबसे सूखा जो हमारा डेजर्ट बोलता है उसको लेह में आता है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित, दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और आंसर देना है। बताइए आप। ये दोस्तों ज्योग्राफी में है। 13 क्वेश्चन पे आता है, इसका आंसर हमारा वैसे सी होगा, मैं आपको बता दूं, सी। पहले का थर्ड होगा कालाहांडी, जो उड़ीसा में है, वो बॉक्साइट है दोस्तों। और जो सेकंड हमारा आता है
जावर, जावर आपको पता होगा, जावर की खान जो राजस्थान और उसमें है, ये सीसा और जस्ता के लिए है, सीसा और जस्ता के लिए है। कोलार, आपने कोलार और हट्टी की खाने आपने सुना होगा, कर्नाटका में है, जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। और मूसाबानी दोस्तों झारखंड में है, मूसाबानी झारखंड में है। तो इसका आंसर होगा वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में मूसाबानी। चलिए 14 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये दोस्तों आप इसको एलिमिनेट करके क्वेश्चन कीजिए, आप समझ जाएंगे। ये इसने पूछा है दक्षिण एशिया, सबसे पहले एशिया में आइए। अटाकामा कहाँ पे है, आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका में है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल हम सबसे पहले जाते हैं अटाकामा पे लगा देते हैं, इसीलिए इसे मैं कह रही हूँ। इसमें पूछा है दक्षिणी एशिया का अटाकामा मरुस्थल, इसको एलिमिनेट कीजिए। कोलोराडो कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में है। अमेरिका कौन से महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो इसको एलिमिनेट कीजिए। कालाहारी, कालाहारी कहाँ है दोस्तों, बोत्सवाना में है। कालाहारी महोत्सव जो डेजर्ट है मरुस्थल, वो बोत्सवाना, नामीबिया वहाँ पे है, उस साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया उस वाले एरिया में है कालाहारी। तो ये अफ्रीका में हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ओनली थार, क्योंकि थार हमारे इंडिया में स्थित है, राजस्थान वाले एरिया में, और थोड़ा पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। राजस्थान वाले एरिया में, जैसलमेर वाले, मेनली जैसलमेर वाले एरिया में थार मरुस्थल लोकेटेड है। एंड ये जो रेस्ट ऑफ द बचा हुआ है जो, वो पाकिस्तान में है, उसको वहाँ पे चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ये थार हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये दोस्तों विषुवत रेखा इक्वेटर, इक्वेटर को 2 बार कौन काटती है, ए जायरे नदी। जायरे नदी को कांगो, कांगो में से जो होके बहती है, डेमोक्रेटिक कांगो में से जो होके बहती है, उसको कांगो नदी भी कहते हैं। ये इसको 2 बार काटती है। और नील हमारी सब दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। नाइजर नाइजीरिया से निकलती है, इसको पाम ऑयल भी कहते हैं, पाम रिवर। इसमें से दोस्तों इसकी जो ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ से पाम ऑयल का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। 16 पे आते हैं, 16 पे आते हैं। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों, मेक इन इंडिया बताइए, सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में हुआ था। 17 पे आते हैं, राष्ट्रीय नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना कब की? दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल से याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाता है यूपीएससी वाले एग्जाम में। 17 क्वेश्चन होगा, आंसर विल बी 1982, 12 जुलाई 1982 में। दोस्तों इसका जो वर्क है मैं हल्का सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ये रूरल एरिया जो होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, इनको जो लोन दिया जाता है, उनको लोन को एग्जीक्यूशन का कार्य, लोन देना, उनकी लोन कितना दिया गया, कब वापस लेना है, कितना इंटरेस्ट लेगा, इन सबको जो डिसाइड करता है ये नाबार्ड ही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे बड़ा बैंक है वो नाबार्ड ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो वर्क देखता है। 18 क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? 18 क्वेश्चन हमारा ए, 2017 में, जब तो मोदी जी ने इसको मर्ज किया था रेल बजट को, क्योंकि ये पहले रेल बजट और भारतीय यूनियन बजट जो था वो अलग होता था। कब से अलग होते हैं? 1924 में। 1924 में एक समिति बनी थी, तब से एक वर्ष समिति, एक वर्ष जो समिति बनी थी, एक वर्ष समिति बनी थी, उससे ये दोनों अलग अलग हो गए थे। और फिर अब 2017 में मोदी जी ने इसको फिर दोबारा से मर्ज किया है। और 19 क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सिग्निफिकेंट। और 19 क्वेश्चन का आंसर विल बी सी, सभी जानते होंगे, वर्गीज कुरियन। 20 क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है दोस्तों? बी। राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों? सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। मतलब जो इसका मीन क्या हो गया? इट मीन्स जो सरकार का कुल राजस्व है, सरकार के पास जितनी भी इनकम हुई है, जैसे ये इनकम होगी सरकार के पास, जैसे एक व्यक्ति की इनकम हो, व्यक्ति से आप इंडिकेट कर लीजिए कि सपोज आप छोड़िए व्यक्ति को, व्यक्ति मान लीजिए उसकी जो भी सैलरी है और उसमें से जितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर जो हुआ है, उसका खर्च हुआ है, जो उसका खर्च हुआ है, तो अगर खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है, इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है, तो राजस्व घाटा होगा दोस्तों। सिंपल से शब्द में आप समझ लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं घाटा हो गया, तो घाटा हमें लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब एक्सपेंडिचर हमारा मोर देन इनकम होता है।
21 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों जो रेजिडुअल पावर्स है उनको संविधान का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा से। ये रेजिडुअल पावर जो मतलब एक कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ शक्तियाँ तो हमारी स्टेट के पास होती है, कुछ शक्तियाँ हमारी यूनियन के पास होती है, मतलब सेंट्रल के पास होती है। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बच गई, तो उसमें ये डिसाइड ना होना कि ये किसके पास रहेंगी, किसके, जो मतलब ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि ये स्टेट को रेफर किया जाए या फिर सेंट्रल को। तो वो जो भी अवशिष्ट बची हुई जो शक्तियाँ थी वो सब केंद्र को दी जाएगी। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। 22, संविधान का कौन सा भाग संशोधनों से संबंधित है? कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? 22 डी। 20 भाग 20 भाग 20 में लिखा है ना 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 के थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं रादर देन बेसिक स्ट्रक्चर। 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बताइए। सुचेता कृपलानी। और जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी दोस्तों? वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 24, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? कैसे बर्खास्त कर सकते हैं दोस्तों? 8। 24 क्वेश्चन क्या होता है? सी, आंसर विल बी सी। प्रधानमंत्री की सिफारिश के द्वारा जो राष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कोई भी मंत्रिपरिषद का, मतलब ये एमपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, एमपी को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? बताएं दोस्तों। सी, 3। एक तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। 26, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा यूनिट है? डायोप्टर दोस्तों आपने देखा भी होगा कितने, चलिए आप पहले बताइए। सी, लेंस की क्षमता। जैसे किसी को स्पेक्स लगे हुए होते हैं, स्पेक्टेकल लगे हुए होते हैं, उसमें हम पूछते हैं कि कितना डायोप्टर के लेंस लगे हैं आप तो में, ये वाले आंखों पे जो लगने वाले स्पेक्टेकल होते हैं। 27, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो निर्वात में वैक्यूम में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि बताइए क्या होगी? 27, सी, अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है निर्वात में हो या फिर। चलिए 28, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होगा बेकिंग सोडे का? 28 का डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 28 का जो हमारा, नहीं दोस्तों सॉरी ये नहीं होगा, बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है, जो हम डेली हमारा किचन में जो यूज होता है, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये बेकिंग सोडा होता है, उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, कुछ उसमें हाइड्रोजन होता है, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बाई और हाइड्रोजन, 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज कोल्ड बाई, आप समझ रहे होंगे, 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कोल्ड बाई, इसीलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और जो हमारा जो एक धोने वाला सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो दोस्तों इनके केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO2, NaHCO2। और उसका क्या होता है? Na2CO3 10H2O। उसमें 10 पानी भी होता है ना उसमें, क्योंकि कपड़े अगर हम धोएंगे तो उसमें पानी भी लगेगा, तो उसको इसलिए यूज याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट वाले में उससे धोने वाला सोडा होता है, तो धुलेंगे तो पानी में ही धुलेंगे तो उसमें 10H2O लगा हुआ होता है। वैसे ही सिमिलर से फॉर्मूले हैं दोनों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 29 आंसर बी। 29 क्वेश्चन, नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का विटामिन है, नियासिन की कमी से हो जाता है, आप बताइए क्या रोग हो जाता है नियासिन की कमी से? बी, पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसको B3 भी कहते हैं दोस्तों, B3 विटामिन B3 B3 भी कहते हैं। 30 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? देखो फूड चेन जो होती है ना दोस्तों, हमारी प्राइमरी से लेके जो ऊपर तक जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरीके से जाती है जो हमारी वो चेन। प्राइमरी में हमेशा वो आते हैं दोस्तों वेजिटेरियन, जो हमेशा शाकाहारी होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, वो हमारे प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में जो हमारे वो खाते हैं मांस खाते हैं,
जैसे शेर हो गया जो सिर्फ मांस ही खाता है। थर्ड में हमारे सर्वाहारी, जैसे आदमी हो गया मांस भी खाता है, फूड से प्राप्त भी जो भोजन होता है वो भी खाता है। दोस्तों मैं एक्सप्लेन आपको इसीलिए करते हुए चलती हूँ क्योंकि आप ये ना सोचें कि आप अगर मुझे टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट हो, उसका आप यूटिलाइज करें। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए ही आपके पास एक अच्छा कलेक्शन बन जाए, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से टैकल कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर लाएँ। इसलिए दोस्तों मैं ये आपके साथ ये 100 क्वेश्चन से साथ साथ आप 500 के आसपास क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है आपकी, और सिर्फ कम से कम समय में। तो इसीलिए प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। 30 क्वेश्चन आंसर विल बी बी। सबसे पहले दोस्तों घास आती है, घास को कीट खाता है, या टिड्डा हो गया, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है, इसीलिए चेन चलती जाती है, इसी को फूड चेन कहते हैं। घास जो हमारी सबसे प्राइमरी में आती है, 31st में आते हैं, 31st में आते हैं दोस्तों। √3+1, ये इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैं आपको सीधा सीधा बना दूँ, रेशनलाइजेशन करके इसका आंसर निकल जाएगा। आप इसको रेशनलाइज करना। 31st का आंसर विल बी सी, 2√3। 34, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह 5250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? आप बताइए। रीता अपनी मासिक आय का, हमने मान लिया उसकी मासिक आय x है, तो 25% खर्च कर देती है, तो 3/4 बच गया, क्योंकि 1/4 होता है ना 25%, तो 1/4 लग गया, तो 3/4 बच गया। और शेष में ऐसे ही मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, 30% खर्च कर देती है, तो 60/10 बच गया, क्योंकि 30% दोस्तों मैं आपको 30% ऐसे बनता है ना, तो 3/10 बच गया। 3/10 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 7/10 बच गया। तो अब वो किसके बराबर है? 505। इस तरीके के आप आंसर निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर विल बी, मैं आपको आंसर बताती हूँ। हम 32 का आंसर होगा डी, 10,000 रुपये। उस पर चलते हैं 33 पे। ये दोस्तों a+b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर इस तरीके से होगा। ये a+b का होल स्क्वायर हो रखा है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो रखा है, तो इनको हम माइनस करेंगे ना तो दोस्तों, तो क्या आएगा हमारा? जब a+b को इस तरीके से a² + b² + 2ab, और को यहाँ पे a² + b² - 2ab को इस तरीके से हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 4ab आ जाएगा हमारा आंसर। तो नीचे है हमारा a × b, तो ab से ab कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि ए बी है नीचे, ऊपर नीचे कट जाएंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। नीचे ए बी है तो यहाँ पे 2 2 4 बच जाएगा, 4ab, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। √34 का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, √2 और √3, √4, इस तरीके से ये 2 निकल जाएगा, √3 5 दिया होगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों हम इसको इस तरीके से कर देते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, और इसको रूट से डिवाइड करेंगे तो √2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 का 3 से करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, 4 को करेंगे तो हमारा √2 है तो 3 आ जाएगा, 4 की पावर 3, 5 को करेंगे तो पावर के 5 हमारा लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि पावर 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पूछा है ना, ये 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 34 का सी, ये √4, क्योंकि देखना ये 25 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 4 की क्यूब, तो 64, ये 64 है, तो ये सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा। किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 है। इस तरीके से जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल होते हैं तो औसत भार 64 किलो हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 किलोग्राम है
तो शेष 5 छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो दोस्तों आप इसको बेसिक से करेंगे, 40 × 60 बराबर करके 10 नए छात्र शामिल होते हैं तो 64, इस तरीके से करके करेंगे। मैं उनका बता देती हूँ, स्क्रीन छोटी हो जाती है ना दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस तरीके से ये टोटल हो गया इक्वल टू, जब कक्षा में 10 छात्र और शामिल करेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50 × 64। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा, आपका हो जाएगा 35 का आंसर। मैं आपको बता दे रही हूँ 65 का ए, 35 का ए। 36 पे कवि का स्त्रीलिंग दोस्तों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कवयित्री होगा, कवयित्री, आप इसको याद रखिएगा। 37 पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है दोस्तों। ये नहीं और यस में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों। नहीं का कभी कभी हम हाँ में लगा देते समानार्थी है, वो क्वेश्चन वहीं कभी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके ध्यान से एकदम अटेंशन होके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। 37 का सी, नव। ये पद भी होता है, चरण भी होता है, पग भी होता है, नव नहीं होता। कौन सा सब, बिजली का पर्यायवाची, बिजली का दामिनी भी होता है और तनिया पुत्री का होता है दोस्तों। बिजली का, ये देखो दोस्तों मैं खुद कंफ्यूज हो गई, बिजली का पर्यायवाची है ही पूछा है इसमें, दामिनी होता है, तनिया पुत्री का होता है, रमणी स्त्री का होता है, सरवरी आई थिंक रात का होता है। 39 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, 39 का डी हमारा आंसर होगा। एक गुलाब की माला, अशुद्ध वाक्य पूछा है दोस्तों इन्होंने। एक गुलाब मतलब माला एक गुलाब की तो नहीं बनती है ना दोस्तों, गुलाब की ही माला बनती है, बहुत सारे गुलाब मिलेंगे तभी माला बनेगी। इसने कहा एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब की माला कैसे बनेगी, एक गुलाब तो गुलाब ही रहेगा, इसीलिए गलत है। जो युद्ध में स्थिर हो, इसको कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर। 40 का सी। अब चलते हैं दोस्तों, हमारी इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया है, आप पैराग्राफ को खुद से पढ़िएगा। मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दे दूँगी, आप इससे पैराग्राफ पढ़ के देन आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बता के चलती हूँ। 41 का बी, म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू मूड। 42 हाउ इज़ म्यूजिक एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बताइए 42 का मैं बता रही हूँ अभी। ए, इट्स मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस। 43 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स थ्रू। 43 का डी, या स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ में मिलेगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेप्यूटिक्स इफेक्ट्स। 44 का गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड्स। एम्पल का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड, सेम मीनिंग हो जिसका, एम्पल का। 44 का ए, सफिशिएंट। सफिशिएंट मीन्स एनफ, एनफ भी होता है, एम्पल भी होता है, सफिशिएंट भी होता है। एंटोनियम्स बताइए। बार्बरिक, बार्बरिक तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। बी, सिविलाइज्ड। बार्बरिक होता है असभ्य, बार्बर असभ्य। बार्बर वो बाल काटने वाले बार्बर अलग होते हैं दोस्तों, तो ये बार्बरिक दूसरा होता है, और सिविलाइज्ड होते हैं सभ्य। सिविलाइजेशन, इंडस वाली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। खराब का अच्छा, खाना बदोश का क्या होगा दोस्तों, 46 का ए, आबाद। ए आबाद होगा। खराब अच्छे दोनों इस तरीके का है ना। ये 47 का आ गया। मटेरियल को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जा रहा है। एक मैं आपको दोस्तों इसका आंसर बता रही हूँ सीधे सीधे, आप सोल्व करके देखिएगा इसका, ये किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है। इसमें कोई प्लस माइनस करके ही किया होगा, 2+ इस तरीके से, या फिर अपोजिट लेटर लिखे। 47 का बी, हमारा आंसर विल बी बी। 48 का अर्श शिवम के पिता है और ध्रुव विमला का बेटा है। अर्श शिवम के पिता है और ध्रुव जो है विमला का बेटा है। ईश्वर अर्श के पिता हैं। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है। जो शिवम है ध्रुव का भाई है, शिवम ये हो गया, शिवम ये हो गया, ध्रुव ये दोनों भाई हो गए। और जो कौन है, अर्थ शिवम के पिता हैं, शिवम के पिता, इन दोनों के पिता हो गए अर्श, क्योंकि इन लोग नीचे बताया है शिवम और ध्रुव दोनों भाई हैं, तो अर्श शिवम के पिता है तो इनके भी हो गए। और ध्रुव विमला का बेटा है तो विमला इनकी पत्नी हो जाएगी। फिर ईश्वर अर्श के पिता हैं, ईश्वर अर्श के पिता है। अरे भाई ये दो पिता कैसे हो सकते हैं, अर्श शिवम के पिता है। अच्छा अर्श के पिता है, सॉरी हाँ दोस्तों ये सही है, थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो गई। ईश्वर जो है अर्श के पिता है तो ये इनके भी पिता है। तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है, तो विमला का ईश्वर से, ईश्वर की क्या लगी वो विमला,
पुत्र वधू लगेगी। चलो 48 का सी हो जाएगा। चलते 49 पे आते हैं। 7 जुलाई का दिन बुधवार है, तो 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप इसको कीजिएगा, इजी क्वेश्चन होता है, 7 से एलिमिनेट कर करके हो जाएगा। जुलाई से अगस्त में कितने दिन बचे हैं दोस्तों, उसको 7 से एलिमिनेट कीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आगे कर दीजिएगा, उससे आंसर निकल जाएगा। 49 का सी रविवार। 50 पे आते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 तो एक जगह से है, एक अलग है। आँख, कान, नाक ये दोस्तों हमारी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, और ये किडनी से अलग हो गई। सीधा सा क्वेश्चन है। 51 करंट का क्वेश्चन आ गया। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ए, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, अहमदाबाद ने, IIM अहमदाबाद ने। 52 पे फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। अभी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्य सघन जो शुरू किया गया है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 कितने केंद्र शासित प्रदेशों में 4.0 दोस्तों चौथी बार लॉन्च किया गया। सबसे पहले इंद्रधनुष कार्यक्रम 2014 में लॉन्च किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2014 में। 52 को आंसर क्या होगा हमारा? सी 416। 53 पे फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी, आप ये तो बिल्कुल आप जान नहीं सुनगा, अटल सुरंग नाम से ही पता पड़ गया होगा। आप बताइए अटल सुरंग किस उसमें पास में स्थित है दोस्तों, किस दर्रे में लोकेटेड है, आप बताइएगा इसको। और ये किसको किससे जोड़ता है ये भी बताइए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हेनले एंड पार्टनर द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को? आप बताइए। 54 का हमारा आंसर क्या होगा? सी 87वां। 55 मई 2022 में किस देश ने एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? 55 का डी, भारत को। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा जो हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं यूपी ट्रिपल से थोड़े कम पूछता है, पर एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं CBT टाइप, इनमें ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके के स्टेटिंग। मई 2022 में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? न्यू बैंक स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, कौन सा? आप बताइए कौन सा? ये पॉपुलर भी रहा था, ओपन नामक एक NGO है इसको। 57 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? 57 में ए, चीन को पीछे छोड़ देगा। 58 उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है? 58 का बताइए। सी, वाराणसी में। 59 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मैं आपको जस्ट ऑप्शन बताऊंगी और आप खुद से याद रखिएगा। सी इसका आंसर होगा, ये सही नहीं है। बलिया के मंदारिया गांव तक बनाया गया है, ये गलत है। चलिए 60 पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सी 61 आंसर विल बी ए। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना नहीं दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन ने नहीं जीता था, ये मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में, जो हमारा सिल्वर मेडल जीता था। 61 अबू धाबी किसकी राजधानी है दोस्तों, आप बताइए। सीधा सा आंसर सभी लोग जानते होंगे, UAE की राजधानी अबू धाबी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? राजस्थान। 62 का फिर से चला गया, पुष्कर मेला राजस्थान। 63 पे आते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है दोस्तों? रेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है बताइए, कहाँ बनाया रेल संग्रहालय? ए, नई दिल्ली में। 63 का ए नई दिल्ली में बनाया है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए जो दिया जाता है 64 का बी, बुकर पुरस्कार।
एक इंटरनेशनल बुकर होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है। नोवेल लिखने के लिए दिया जाता है। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 65 का बी महाश्वेता देवी। 66 भारतीय संसद में कितने सदन हैं? बताइए। 2 सदन है दोस्तों। 66 का सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा। 67 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? ए दामोदर माऊजी को, दामोदर माऊजी को मिला है। और दोस्तों 56वां मिला था निर्मली फूकन को। और उसको चलिए फिर 68 पे आते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? 8 का आंसर कौन सा होगा हमारा? 68 का हमारा बी भारत ने जीता है दोस्तों। 69 गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? 69 में हमारा ए आंसर होगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। 70 पे आते हैं। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 में चैलेंज वर्ग का खिताब किसने जीता? 70 पे ए अर्जुन एरिगेसो ने, अर्जुन एरिगेसी। अरे यार चल रहे भाई, अर्जुन एरिगेसी। अभी दोस्तों पैराग्राफ आ गया है 71 to 75। मैं आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चंस बताऊंगी, आप पैराग्राफ पढ़िएगा और इसका आंसर खुद से लगाइएगा। 71 का आंसर इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? इसका आंसर होगा बिल्कुल डी निशस्त्रीकरण विश्व शांति। 72 भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र को बनाने की प्रेरणा किसने दी? 72 का बी अमेरिका की विजय ने। 73 एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 73 का बी जापान की ओर अजेय शक्ति की पराजय से। जब जापान पे एटम बम अमेरिका ने वो परमाणु बम, ये शायद तभी का पैराग्राफ है। 74 बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? 74 का क्या होगा? डी मैं आपको बताती हूँ, डी पारस्परिक भय के कारण। 75 आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि। 75 में क्या होगा? बी अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। चलो अब चलते हैं दोस्तों 76 to 80। 76 पे आते हैं। ये भी एक दूसरा पैराग्राफ है। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है? डी जिनके दिल में लगन होती है। 77 अंग्रेजी पढ़े लिखे हो अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन 77 का सी भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। 78 उपयुक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है। 78 में क्या होगा? सी स्थिति। 79 लेखक का क्या उद्देश्य है? 79 में बी 79 का डी स्थितियों को बदलाव। 80 पे आते हैं। सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? 80 पे आते हैं बी धनार्जन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज ये आगे हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं डीआई के क्वेश्चन बच गए 80 to 100। इसको आप पीडीएफ से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व कराऊंगी तो ये बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा, जो कि सही नहीं है अब एग्जाम टाइम में। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट 8 हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट 9 लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक उत्कर्ष वाली बुक आती है, मैंने देखा है उनके भी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको उसके बाद जस्ट वो कराऊंगी, आप उनको भी अटैम्प्ट करना, आपका रिजल्ट बहुत पहले से बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी उसके एक मेन पॉइंट होता है मैं उसकी आपको वीडियो एक छोटी वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे आप कम समय में उसका एक बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकें। इसीलिए आज हमारे वीडियो दोस्तों जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, डिफरेंट मैं आपको वो डाइट प्लान आपको बताऊँगी, और जिससे 1-2 क्वेश्चन निश्चिंत ही हमारे परीक्षा में आएंगे। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होता है दोस्तों, आपने कम समय लिया जाता है और उसमें आपको एक अच्छा मैटर दिया जाता है। तो इसलिए आप ये सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा, इसमें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपको इसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब अपना शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, ताकि और हमें भी लगता है कि हम भी आपको एक बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें कंटेंट को। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो ये हमारा गर्भावस्था के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, आप अपने सिलेबस को विजिट कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा जहाँ पे प्रेगनेंसी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। उसी का एक पॉइंट है जिसको इसमें डिपिक्ट किया गया है, गर्भावस्था के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और दोस्तों ये हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है RDA 2022 के। दोस्तों ये दूसरा एकदम अपडेटेड है, आप ये भी देखिएगा, आउटडेटेड नहीं है, एकदम अपडेटेड है। इसी से ही क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी ये होता है कि हम आउटडेटेड डेटा पढ़ लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है।